मित्रों नमस्कार। अतुलवाणी में आज फिर एक बार फिर से राम मंदिर ट्रस्ट में हुए चंदे घोटाले की चर्चा। जिन्हें राम का नाम लूटना चाहिए था वो राम का सामान लूटने में लग गए और लाखों करोड़ों श्रद्धालु खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे में हुए भारी घोटाले की। तमाम लोग सामने आ रहे हैं, एसआईटी गठन हो चुकी है और लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन फिर भी आम लोगों के मन में यही बात है कि फिलहाल पारदर्शिता का पूरे मामले में अभाव है। ये पारदर्शिता कैसे आती मित्रों, जब प्रबंधन में जुटे हुए सारे लोग ही जब पूरे मामले पर पर्दा डालने पर उतारू हों तो आप उनसे पारदर्शिता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अब तक इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई। जब भी कोई घपला घोटाला या अपराध सामने आता है तो सबसे पहला जो है कि विधिक प्रक्रिया उसकी होती है। पहला कदम होता है कि उसमें प्राथमिकी दर्ज करना, यानी एफआईआर, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराना। और अयोध्या पुलिस के पास ऐसा बताया जाता है कि कम से कम ऐसे लगभग आधे दर्जन तहरीरें हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अयोध्या पुलिस ने पता नहीं किसी कारणवश इन सारे पे उसको होल्ड पे रखा हुआ है और एक भी एफआईआर, जाहिर सी बात है कि इसमें ऊपर से इशारा होगा, इसलिए इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात पे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि सरकार को, चूँकि ये मामला सीधे सीधे जो है कि राम मंदिर आंदोलन के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों से, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से भी प्रत्यक्ष रूप से मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इस मामले में सुगबुगाहट नहीं है। सुगबुगाहट प्रदेश स्तर पर भी है, सुगबुगाहट केंद्र स्तर पर भी है। लेकिन फिलहाल शो ऐसा किया जा रहा है कि जैसे कि बड़े आराम से और किसी को कोई इसकी चिंता नहीं हो और सब कुछ पता लगा लिया जाएगा और दोषियों को सज़ा मिल जाएगी। मित्रों, जो सारा खेल सामने दिख रहा है वैसा सामने जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये बहुधा ये कहा जाता है कि जो चीज़ें सामने दिख रही होती हैं वो ऐसी होती नहीं है और जो होती हैं वो दिखती नहीं हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई दे रही हैं लेकिन वो नहीं हैं, और जो नहीं दिख रही हैं वो हैं। और कई लोग, सियासी पंडित और कई जो मामले की जो तहकीकात में जो जुटे हुए हैं, जो पड़ताल कर रहे हैं और इसके साथ ही जो मामले पर नज़र रखे हुए हैं या जिनसे ये मामला संबंधित है, कि सब अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं और इसकी व्याख्या भी अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं कि एसआईटी क्यों गठित कर दी गई, एफआईआर क्यों नहीं की गई। तो मित्रों, सामान्य नियम तो यही है कि एफआईआर होती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी योगी जी, सीधा सीधा कह लें कि योगी जी ने इस मामले में एफआईआर से पहले एसआईटी गठित करके तथ्यों की छानबीन करना जरूरी समझी। क्या इसके पीछे कहीं सीबीआई, अमूमन ये भी होता है कि कोई बहुत बड़ा मामला होता है तो उसको सीबीआई जांच दी जाती है, लेकिन सीबीआई, हम सब जानते हैं कि सीबीआई किसके अंडर में काम करती है। सीबीआई केंद्र सरकार के और गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। और गृह मंत्रालय किसके पास है ये कहने की जरूरत नहीं है, ये अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरह के आंकड़े हैं, उनके बीच में आपसी कैसे संबंध हैं, तो ये कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसीलिए शायद योगी जी ने कि सीबीआई को सीधे मामला सौंपने के बजाय जो खुद एसआईटी गठित करके कि सारे तथ्यों की छानबीन करनी चाहिए। और आप एक और टाइमिंग देखिए, एक और बड़े अधिकारी की, पीएमओ से जुड़े, जो सीधे सीधे मंदिर निर्माण के लिए जिनको अधिकृत किया गया था पीएमओ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही खास अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा का इसी बीच में जैसे ही एसआईटी गठित होती है उनका अयोध्या दौरा होता है।
मित्रों, ये टाइमिंग को समझने की बात है कि हालांकि नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उनका इससे मामले से कोई लेना देना नहीं है और वो तो निर्माण समिति के से जुड़े हुए हैं और अयोध्या में जो चल रहे निर्माण की प्रगति देखने के लिए आए थे और ये कहा गया कि तकरीबन अयोध्या में 80% से ज़्यादा निर्माण हो चुका है। लेकिन मित्रों, एसआईटी गठित होते ही नृपेंद्र मिश्रा का अयोध्या दौरा कई सवालों को भी जन्म दे गया और कई संकेत भी दे गया। संकेत ये कि क्या केंद्र स्तर पे इस मामले में कुछ कोई दिशा निर्देश लेके वो आए थे। वो चंपत राय से भी मिले और कई पदाधिकारियों से भी मिले और जाते जाते एक सवाल के जवाब में वो चंपत राय को एक तरह से क्लीन चिट भी दे गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब तक कोई दोषी नहीं होता तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए, ये अपराध शास्त्र का सिद्धांत भी कहता है। लेकिन चंपत राय हो सकता है कि बिल्कुल निर्दोष हों। चंपत राय बहुत लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए उनकी भूमिका को लेके सीधे सीधे कुछ कह पाना जो संभव नहीं है। लेकिन चंपत राय चूँकि मौजूदा समय में जो प्रबंध समिति के एक तरह से देखा जाए वो प्रमुख है कि तो उनकी अगुवाई में जो प्रबंध समिति है उसमें बड़ा घपला घोटाला हुआ है। उसमें रामलला को चढ़ाई गई जो मूर्तियाँ, जेवरात, चरण पादुकाएँ, सोने की शिलाएँ, चांदी के आभूषण, चांदी की शिलाएँ और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे की बात कही गई है। और वो रुपए कितने हैं, वो शिलाएँ कितनी हैं, उनका दाम क्या है, वो किस पैमाने पर हैं, तो ये तो जांच का विषय है। और जांच का विषय में भी कि वो पूरी बातें सामने आ पाएंगी, इस पर भी लोग संदेह जता रहे हैं। क्योंकि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी जो रुपए पैसे गिनने का या जिन्हें हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने उस पर पारदर्शिता नहीं बरती। तो मुझे क्या मतलब ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि पूरी चोरी या पूरी संपत्ति का गबन या कितने रुपए इधर से उधर हुए, इसका सीधा ब्यौरा मिल पाना तो शायद मुमकिन भी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घपले घोटाले के आरोपों को और ज़्यादा बल तब मिला जब सीसीटीवी के बहुत बड़ा जो फुटेज का हिस्सा है वो डिलीट कर दिया गया। जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, जब आप पारदर्शिता बरतते हैं, तो आप ये सब हरकतें नहीं करते हैं। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो है कि ढाले तलवारें जो है भी आपस में खिंची पड़ी हैं, केंद्र की और प्रदेश सरकार की। यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब यह है कि इसमें पैतरेबाजियाँ तमाम हो रही हैं और सीधा अभी जो टुन्नू यादव है वो सामने आया है, जो ड्राइवर जो बताया जा रहा है इसका किंग पिन। लेकिन उसका एकदम से प्रकट होना और बहुत सारी चीज़ों पर स्पष्टीकरण देना, मित्रों ये समझ में है क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी तमाम मीडिया में खबरें आ रही हैं कि वो तो एक मामूली सा प्यादा है, असल में इसके पीछे के खिलाड़ी कोई और हैं और बड़े इसमें जो है कि किरदार अपना निभा रहे हैं। तो फिलहाल अयोध्या का ये पूरा प्रकरण, ये इसमें घपला घोटाला उसमें कहाँ हुआ, किसके निर्देश पर हुआ, उसकी टाइमिंग क्यों ऐसी रखी गई जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव मुश्किल से 8-9 महीने ही बचा हुआ है। और यह भी कहा जा रहा था कि समय से पूर्व चुनाव हो जाएगा, लेकिन इस घपले घोटाले के आलोक में विपक्ष को एक मौका मिला है और अखिलेश यादव तो प्रमुख रूप से आरोप लगा ही रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस भी कूद पड़ी है और जाहिर सी बात है कि उनको एक बैठे बैठाए एक मुद्दा जो है कि इन्हीं लोगों ने दे दिया है जिन पर जो है शुचिता की जिम्मेदारी थी। तो मित्रों देखते हैं कि पूरे प्रकरण में क्या होता है, क्या खुल के सामने आता है। फिलहाल अतुलवाणी में आज की चर्चा यहीं तक, फिर अगले चर्चा में किसी और विषय पर बात होगी। नमस्कार।